हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो शुरुआत हमने करी थी वो हमने करी थी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो पहला फंडामेंटल पार्टिकल हमने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, जो किन्होंने किया था, जे थॉमसन ने। फिर उसके बाद सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल हमने डिस्कवर कर लिया था जिसका नाम था प्रोटॉन। वो किन्होंने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। तो देखो, हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है। तो बच्चों, हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ये एक रे नहीं है। तो अगर ये पार्टिकल है तो ऑब्वियसली इसके पास मास भी होगा। ठीक है। तो वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। तो ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, चलिए, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम के सबस्क्रिप्ट में अगर हमने ई लिख दिया तो इसका मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर आप इसको ग्राम में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1000, मतलब 10⁻3 ग्राम। तो अगर हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। ठीक है। तो आपको दोनों यूनिट में वैल्यू याद रखनी है, ग्राम में भी और किलोग्राम में भी। ठीक है। चलिए, तो ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए, अब जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। अब मैं आपको वास्तविकता बताता हूं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जो किसके लिए किया था। अब हमारे को ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन हमारे को इस पर चार्ज की वैल्यू नहीं पता कि इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो जे थॉमसन जी जो थे वो इस पर चार्ज की वैल्यू डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो इसको डिस्कवर करने के लिए उन्होंने वही कैथोड रे ट्यूब जो थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफिकेशन किया, बहुत ध्यान से देखना। इसको आगे से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ऐसे। ठीक, यहां पर वही दोनों प्लेटें लगा दी। इनको वही हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या है हमारा, कैथोड। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये क्या हो गया, एनोड। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस एनोड के अंदर एक बहुत बारीक पोर कर दिया, एक बहुत बारीक छेद कर दिया। ठीक है। चलिए, और ये जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर इन्होंने जो मॉडिफिकेशन किया है, इस वाली जगह पर, इस वॉल पर, वही हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल वो लगा दिया। और फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है हमारे पास, वो है जिंक सल्फाइड। याद आ रहा है आपको, जिंक सल्फाइड। ठीक है। अब देखो, याद करो, जब हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, कैथोड रे ट्यूब में हमने देखा था, उन्होंने जब कैथोड रे की डिस्कवरी करी थी तो उनके पाथ के बीच में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया था और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया था। ठीक, चलिए, अब देखिए, अब यहां पर जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे कितना हाई वोल्टेज था ये, 10,000 वोल्ट। तो बच्चों 10,000 वोल्ट ये कोई छोटा मोटा वोल्टेज नहीं है। तो यहां से रेज निकलेगी, कौन सी रे निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो रे नहीं है, वो क्या है, पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
तो जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो रे इस पोर के बिल्कुल सामने होगी वही इस एनोड को पार करके पीछे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो देखो ये वाली जो रे है ये बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगी और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ठीक, तो जिस जगह ये पेनिट्रेट करेगी, जिस जगह हमारे को स्पार्क दिखेगा, उस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, बी। क्या मार्क कर दिया वहां पर, बी। ठीक है, अब वापस से यहां पर स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ करने के बाद वापस से इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं हम। अब की बार हमने क्या किया, इनके पाथ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से ये जो कैथोड रे है ये अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट होगी, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट होगी, तो ये किधर की तरफ मूव करेगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट से टकराने की बजाय यहाँ इधर टकराएगी इस जगह पर। तो जिस जगह पर ये पेनिट्रेट करेगी उस वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अब हमने वापस इसको हटाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया, और अब हमने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए हमने यू शेप की मैग्नेट ली थी। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद मान लिया कि ये यहाँ पर आकर पेनिट्रेट कर रहा है, यहाँ पर आकर ये कोलिजन कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने क्या, सी। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, तो अब जो बी है वो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है, तो क्या हमें इसकी वैल्यू पता है, यस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं किससे, ई से, और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं किससे, बी से। ठीक, अब देखिए बच्चों मैं आपके सामने अगर एक सर्किल बनाता हूं, ये एक सर्किल, ठीक है, तो इस सर्किल के सेंटर पॉइंट से इसके सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। ठीक, अगर मैं इस सर्किल को मिटा दूं, केवल इतना सा ही रहने दूं, तो ये जो बच रहा है ये वाला पोर्शन, क्या ये एक आर्क है, अरे है कि नहीं है, है। तो बताइए क्या अगर मैं इस आर्क को आगे बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं तो वापस से क्या वो एक सर्किल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या ये आर्क एक सर्किल का ही पार्ट है, तो जो रेडियस इस सर्किल की होगी क्या वही रेडियस इस आर्क की होगी, यस। तो उसी तरीके से अगर आप देखो तो यहां पर हमारे पास एक आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर हम इस आर्क को पूरा कंप्लीट कर देंगे तो क्या हमारे पास एक सर्किल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यस। उसी तरीके से क्या हम इस आर्क को भी पूरा बना देंगे तो क्या एक सर्किल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यस। तो क्या वहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगी, अरे बोलो, यस, रेडियस हमारे को वहां से कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हम लगा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लगा रहे हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं जिससे हमें ये दोनों आर्क की जो रेडियस है ना वो इक्वल मिले। ठीक, तो जे थॉमसन जी ने एक फॉर्मूला लगाया E/B इंटू आर स्क्वायर। तो E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और R का मतलब क्या है, इनकी वजह से जो रेडियस मिल रही है ना वो। ठीक, तो इन फॉर्मूले में हमने जब वैल्यू पुट करी तो हमारे को जे थॉमसन जी को एक वैल्यू मिली 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर ग्राम। सॉरी, ये वैल्यू मिली, कूलाम पर ग्राम नहीं मिली, ये एक वैल्यू मिली। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू मिली है यही क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। किन्होंने बोला था ये, जे थॉमसन ने। तो अब एक चीज बताओ, अगर मान लो कोई साइंटिस्ट किसी चीज की अगर डिस्कवरी कर दे जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है, तो वो साइंटिस्ट फेमस होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली बात है। तो दूसरे साइंटिस्ट क्या करेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे, अरे करेंगे ही नहीं करेंगे, करेंगे। तो जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी करने की कोशिश करी थी, उन्होंने कोशिश करी थी डिस्कवर करने की चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने ये सब इंस्ट्रूमेंट बनाकर ये एक वैल्यू निकाली, जो वैल्यू क्या है 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक,
तो ये वैल्यू जब उन्होंने निकाली तो उन्होंने बोला कि यही क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन अब बहुत से साइंटिस्ट इनको क्रॉस चेक करने के लिए लग गए। तो बहुत से साइंटिस्ट जब क्रॉस चेक करने लगे तो जो सफलता मिली वो मिली, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.A. मिलिकन। क्या नाम था? R.A. मिलिकन। ठीक है, तो अभी अपन इस वैल्यू को साइड में लिख लेते हैं। तो वो वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है, और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक, तो अब क्रॉस चेक किया और सफलता किनको मिली, वो मिली R.A. मिलिकन को। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं R.A. और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ऑयल ड्रॉपलेट पर। तो इस वजह से इनके एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं R.A. मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके किसकी डिस्कवरी कर दी थी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने क्या इंस्ट्रूमेंट बनाया था, कैसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था, देखना बहुत ध्यान से। तो देखो R.A. मिलिकन ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, ऐसे एक बॉक्स लिया। ठीक, ऐसे एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में एक मेटल प्लेट तो ऊपर लगाई और एक मेटल प्लेट नीचे की तरफ लगा दी। ठीक, अब इस मेटल प्लेट को उन्होंने जोड़ा किससे, बैटरी से। तो ऊपर वाली मेटल प्लेट को तो जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से और नीचे वाली मेटल प्लेट को जोड़ा इन्होंने नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, और यहां पर लगा दिया एक एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी लिक्विड को ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा घर पर मच्छर मक्खी आते हैं, तो घर पर मच्छर मक्खी आते हैं तो वो काला हीट लाल हीट आता है, तो उसको जब आप प्रेस करते हो तो उसमें से लाल हीट काला हीट में से जो लिक्विड होता है वो ड्रॉप की फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमाइजर। ठीक, तो उसमें अगर मान लो वो लिक्विड जो मच्छर मक्खी मारने के लिए जो लिक्विड भरा है वो बाहर आएगा, पानी भर देंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, और ऑयल भर देंगे तो ऑयल बाहर आ जाएगा। किसकी फॉर्म में बाहर आएगा, ड्रॉपलेट की फॉर्म में। तो इस एटोमाइजर में उन्होंने क्या फिल किया, बोलो, ऑयल। क्या फिल किया उन्होंने, ऑयल। ठीक है, यहां पर उन्होंने देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप लगा लिया। ठीक, यहां से वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। ठीक, अब दोनों प्लेट्स को, अब आप लोग देख रहे हो ऊपर वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 8 जोड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एनोड। और नीचे वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, कैथोड। यहां तक बात समझ में आ गई, इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया। चलिए, अब ऊपर वाली प्लेट में इन्होंने छेद कर दिया ऐसे। ठीक है, सॉलिड प्लेट है ये, जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हो ऐसी प्लेट है, बस यहाँ ड्रिल से यहाँ पे छेद कर दिया ऐसे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब थोड़ी सी अंदरूनी बातें समझते हैं। इन दोनों प्लेट के बीच में क्या भरी हुई है अभी, एयर। क्या भरी हुई है, एयर। तो जब हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों ही क्या है, मैटर है। तो मैटर है तो इसका मतलब उनमें क्या है, एटम है ना। और एटम में से हम क्या ऐड और क्या रिमूव कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर गैस फिल की हुई है, और गैस फिल की हुई है तो उन्होंने क्या किया, इस गैस के ऊपर एक्सरे को डाला। किसको डाला, एक्सरे को। ठीक है, तो देखिए, अगर गैस के एटम पर अगर एक्सरे को डाला जाएगा
तो एक्सरे की वजह से गैस के एटम का क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन होने का तात्पर्य क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अगर मान लो ये गैस ए है, अगर मान लो सपोज अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +1। सपोज इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो देखो एक्सरे जब उन्होंने डाला तो इलेक्ट्रॉन का कितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये हमें नहीं पता, ठीक है। हमें सिर्फ इतना सा पता है कि एक्सरे डालने पर गैस का आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन होगा मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर उन्होंने एक चीज और लगाई है जिसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, आप लोगों ने घर में देखा होगा जो हमारा पंखा होता है वो सीलिंग फैन होता है, उस सीलिंग फैन की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए रेगुलेटर लगा रहता है। तो वो जो रेगुलेटर है वो क्या है, एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो पंखा धीरे चलेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगी, करंट ज्यादा फ्लो होगी, करंट ज्यादा फ्लो होगी तो पंखा की स्पीड तेज हो जाएगी। उसी तरीके से यहां पर हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से करंट को, जो करंट फ्लो में करानी है उस करंट को हम रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज्यादा उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैटरी जो लगाई है वो भी कैसी लगाई है, हाई वोल्टेज की लगाई है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब ये जो माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप की क्या खासियत है, ये माइक्रोस्कोप आपको एक तो डिस्टेंस मेजर करके देगा, एक ये माइक्रोस्कोप हमारे को वेट कैलकुलेट भी करके देगा, ये इसकी खास बात है, ठीक है। चलिए अब जैसे ही एटोमाइजर को प्रेस करेंगे तो यहां से ऑयल ड्रॉपलेट बाहर आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। ऑयल ड्रॉपलेट बाहर आएगी तो जो ऑयल ड्रॉपलेट इस एनोड के पोर के जस्ट ऊपर होगी वही ऑयल ड्रॉपलेट निकल के नीचे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ आ गई और उसी वक्त हमने एक्सरे छोड़ा, एक्सरे छोड़ते ही गैस के मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होंगे, आयोनाइज्ड होंगे मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट कर लेगी, ये ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। तो जब ये ऑयल ड्रॉपलेट उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो इस ऑयल ड्रॉपलेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। वेरी गुड। तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई। चलिए तो अब देखो ऑयल ड्रॉपलेट पर आ गया नेगेटिव चार्ज और एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो बोथ आर लाइक चार्ज और डिसलाइक चार्ज, डिसलाइक चार्ज। तो डिसलाइक चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो वो जो अट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स के भी नाम से जानते हैं। तो उसके लिए वैल्यू क्या होती है, F = K Q1 Q2 अपॉन R², जहां K क्या है, कप्पा कांस्टेंट, Q1 क्या है, कोई भी चार्ज, या तो ड्रॉपलेट का चार्ज या फिर प्लेट का चार्ज। तो हम Q1 मान लेते हैं इस एनोड का चार्ज, और Q2 को मैं थोड़ा स्मॉल लिख देता हूं, स्मॉल, ठीक है। तो Q2 क्या है हमारे लिए, इस ऑयल ड्रॉपलेट पर चार्ज, ठीक है। और R क्या है, R है ऑयल ड्रॉपलेट और प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये R है हमारे लिए, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हमारे लिए R हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट और प्लेट के बीच के डिस्टेंस। तो मैं यहां लिख देता हूं K = कप्पा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 चार्ज ऑन एनोड, Q2 चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। तो ये जो ऑयल ड्रॉप पर जो चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और R है डिस्टेंस बिटवीन ऑयल ड्रॉप एंड
एनोड। ठीक है, चलिए अब देखो इस ऑयल ड्रॉप पर एक और फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉपलेट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट नीचे जाएगी। तो देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से तो ऑयल ड्रॉपलेट किधर जाएगी? ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट किधर जाएगी? नीचे। तो देखो Fe और Fg, तो अगर Fe और Fg दोनों अगर इक्वल हो गए तो क्या ये ऑयल ड्रॉपलेट हवा में झूल जाएगी? यस। ठीक है, तो देखो Fe की वैल्यू ये है। ठीक, अब Fg की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, अब यहाँ डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं? d स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां पर कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल G, और कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, और d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑयल ड्रॉप एंड अर्थ। देखो अब हमारे लिए अर्थ क्या होगी? जहां पे ये बॉक्स रखा हुआ है ना, जिस जगह पे, जिस टेबल के ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, वहीं तक की डिस्टेंस लेनी है हमारे को। ठीक है, चलिए यहां तक या नीचे तक ले लो। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? डी। चलिए, तो अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो क्या ये ऑयल ड्रॉपलेट हवा में झूल जाएगी? वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इक्वल है तो ऑयल ड्रॉपलेट हवा में झूल जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन के आ गई। तो देखो बच्चों, हमारे को कप्पा पता है, हमारे को Q1 पता है। क्यों? क्योंकि एनोड पर जो चार्ज दे रहे हैं, क्या वो हम दे रहे हैं? तो इससे हम किसका पता लगा लेंगे? Q1 का। हमें R पता है, ऑयल ड्रॉपलेट और एनोड के बीच की डिस्टेंस ये पता है। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है। मास ऑफ अर्थ हमें पता है, और ये जो हमने माइक्रोस्कोप लगा रखा है, इसकी क्या खास बात बताई थी मैंने कि ये मास और डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। तो क्या ये हमें ऑयल ड्रॉपलेट का मास कैलकुलेट करके देगा? यस। डिस्टेंस ये हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑयल ड्रॉपलेट से, जहां भी जिस टेबल पर भी ये रखा है। तो हमारे को इतनी सारी वैल्यू पता है, बस हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्यू क्या है? चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, जो किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो क्या हम यहां पर इसको लिख देंगे हो जाएगा? ठीक, तो अगर मान लो ऑयल ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो ये चार्ज कितनी इलेक्ट्रॉन का आएगा? एक का। 2 किए होंगे तो 2 का, 10 किए होंगे तो 10 का, 100 किए होंगे तो 100 का। तो R.A. मिलिकन ने ये वाला एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स, मेनी मोर टाइम्स किया। और मेनी मोर टाइम्स जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उन्होंने उन सारी वैल्यू का जो कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने देखा कि उनके पास जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है Q की, वो आ रही है 1.6 × 10⁻⁻19। तो सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है, इससे छोटी वैल्यू उनको कभी मिली ही नहीं। और बाकी जितनी भी वैल्यू थी वो इस वैल्यू की इंटीजर मल्टीपल थी। ठीक है, जैसे अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से निकालना है तो इंटीजर मल्टीपल क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 × 2। ठीक, तो इस वैल्यू की इंटीजर मल्टीपल थी बाकी सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो
अब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, प्रैक्टिकली उन्होंने पूरा ये प्रूव कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, नेगेटिव, इसलिए उनकी इस वैल्यू के आगे कौन सा साइन लगा दिया गया, माइनस। और चार्ज की डिस्कवरी किन्होंने करी थी, कूलाम ने, तो इसलिए ये यूनिट हो गई इसकी कूलाम। तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की जो डिस्कवरी है वो किन्होंने करी थी, वो करी थी आर.ए. मिलिकन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो उनको जो वैल्यू मिली थी उसमें माइनस नहीं मिला था, ठीक है ना, ये माइनस हमने बाद में लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव, इस वजह से ये माइनस साइन लगाया गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की डिस्कवरी हो गई। ठीक, तो अब इसकी डिस्कवरी होने के बाद फिर जे थॉमसन ने पूछा कि भाई मैंने भी तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की डिस्कवरी करी है, फिर मैंने क्या डिस्कवर कर दिया। ठीक है, अब जे थॉमसन जी जो थे वो अपने जमाने के बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल पर्सन थे, तो उनका रेस्पेक्ट बनाए रखना था। तो आर.ए. मिलिकन ने बोला कि सर एक काम करते हैं, कुछ बहुत सारी कैलकुलेशन करी होगी पर इस एक कैलकुलेशन की हेल्प से पता लगा कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया। तो जब उन्होंने आर.ए. मिलिकन ने अपनी वैल्यू में उन्होंने जो वैल्यू निकाली है उस वैल्यू में जब उन्होंने उनकी वैल्यू का डिवाइड किया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 में जब 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 का डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ रही थी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, जो किसके बराबर थी, जो थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये वैल्यू कब आ सकती है, जब हम ये वैल्यू हो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास का, जब ये वैल्यू हो रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से बाद में जे थॉमसन को पता लगा कि उन्होंने जो निकाला है ना वो क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, E/m। तो E/m की वैल्यू क्या होती है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है, तो E/m की वैल्यू किन्होंने डिस्कवर करी थी, जे थॉमसन ने। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो जे थॉमसन बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सन थे, इसलिए ये वाली वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। तो इस वैल्यू को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया आपको, चलिए थैंक यू।